हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू जेमिटी आईएएस। और अब मेरे को बताओ कि किस किस ने सब लोगों ने मुझे मिस करा। कमेंट सेक्शन में वो पक्का से बताना। और क्या कर रहे थे तुम इतने दिनों से? पढ़ाई हो भी रही थी या नहीं? देख लो, जनवरी शुरू हो गया है, 2026 शुरू हो गया है। और सी सैट का पेपर बहुत इजी नहीं होता है। प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, क्योंकि मई में एग्ज़ाम है और आज जनवरी ऑलरेडी हो चुकी है। यू ओनली हैव लेस देन 5 मंथ्स, लेट्स से कि 4 मंथ्स ही बचे हैं। तो आप प्लीज़ तैयारी शुरू कर दो। और आज से हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि बिना पैराग्राफ रीड करे हुए कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? वी विल ट्राई डूइंग दैट। अगर पैराग्राफ रीड करे बिना हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर वी विल रीड द पैराग्राफ ऑल्सो, ठीक है? तो आज हम ट्राई करेंगे कि बिना पैराग्राफ रीड करे हुए कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब क्लास शुरू करने वाले हैं। कोई स्किप नहीं करेगा, क्लास ढंग से पढ़नी है सबने, ठीक है? और तैयारी अच्छे से शुरू कर दो, क्योंकि 2026 आपको अपना एग्जाम निकालना है। आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग एक साल और वेस्ट करो इन सब चीज़ों में, ठीक है? जॉब लो और ख़त्म करो काम। सी सैट को आराम से सीरियसली लेके पढ़ाई करनी शुरू कर दो। डेली अगेन वीक में 3 वीडियोस आएंगी, ओके? अच्छा, मेरे को एक चीज़ और ये बता दो कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं पूरा एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं पूरा PYQ कराऊँ 2024 का या फिर 2025 का? पूरा सी सैट का एक पेपर एक वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है? मेरे को कमेंट सेक्शन करके में बताना कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। हम पूरा PYQ सॉल्व करने वाले हैं फिर उन वीडियोस में, ओके? तो अब मैं शुरू कर रही हूँ क्लास, ओके? सो दिस इज द पैसेज 1। आई एम नॉट पॉजिंग it here, आई डोंट वॉन्ट यू ऑल्सो टू पॉज इट हेयर। आज हम बिना पैसेज रीड करे हुए, मैंने भी पैसेज रीड नहीं करा है, मुझे नहीं पता क्या है इस पैराग्राफ में क्या नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं और हम ट्राई करेंगे कि इनको बिना रीड करे हुए, बिना किसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है? चलो चलो, तो क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है? तो हमें बताना है कि पैराग्राफ क्या हमें सिखाना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली पॉसिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। तो क्या जो करंट मेथड्स हैं हमारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सिर्फ और सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं लॉस और वेस्टेज ऑफ फूड के लिए? क्या ये सोलली वर्ड जो है इस चीज को जस्टिफाई कर पाएगा पैसेज में? आप खुद सोचो, सोलली वर्ड अगर आ गया यहाँ पे, अगर सोलली नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं फूड और वेस्टेज ऑफ फूड के लिए, तो हम इस चीज़ को सही मान सकते थे। बट क्योंकि ये सोलली वर्ड आ गया है, क्योंकि ये बिल्कुल 100% चीज़ों को सही मानने वाली चीज़ होती है, ये डेफिनेट वाली चीज़ होगी, वर्ड हो गया, तो हम इस ऑप्शन को यहाँ से हटाने वाले हैं। अब 1 क्योंकि गलत हो गया है, तो 1 का ऑप्शन जहाँ पर भी है वो सारे हटा दो। ऑप्शन हमें बी मिल गया, हमें 2 और 3 ही सही लगेंगे। डिड यू गेट इट? हो गया ना आराम से सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि सिर्फ ये वर्ड सोल लिया। अच्छा, मैंने अब ये मत बोलना कि आपने क्वेश्चन ही ऐसे लिए होंगे कि जो आसानी से सॉल्व हो जाए। ये मैंने PYQ लिया है और ये है 2024 का क्वेश्चन नंबर 1 सी सैट का। आप चाहो तो खोल के पैसेज को देख लेना, मैच करके देख लेना। PYQ है, 2024 का PYQ है और ये पैसेज नंबर 1 था और पहला ही क्वेश्चन हमारा बिना पैसेज रीड करे हुए आसानी से हो चुका है, ठीक है? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही पैसेज का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। अब हमें बताना है कि पैसेज से क्या हम अज्यूम कर सकते हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म्स नीड टू बी री-इमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। तो हमारे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है उसको हमें री इमेजिन करने की ज़रूरत है और उसको और ज़्यादा इफेक्टिव करने की ज़रूरत है, सो दैट जो लॉस है और वेस्टेज ऑफ फूड है वो हमारा कम हो पाए, रिड्यूस हो पाए। तो ऑफ कोर्स ऐसा ही करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, है ना? तो ये चीज़ तो मुझे जो हमारा assumption 1 है वो सही लग रहा है पढ़ने के बाद। Ensuring the reduction of waste and loss of food is a social and moral responsibility of all the citizens। तो क्या ये अज्यूम करना ठीक है कि जो रिडक्शन ऑफ वेस्टेज है या लॉस ऑफ फूड है वो सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए ऑल सिटीजन्स की। अकॉर्डिंग टू दिस
अगर हम इसको देखें तो ऑफ कोर्स सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए लोगों की, तभी तो वेस्टेज और लॉस ऑफ फूड कम होगा ना। तो हमारे हिसाब से तो ये दोनों ठीक हैं, बट जस्ट टू चेक इन केस कि क्या ये वाली चीज़ इन दोनों में से, क्योंकि ये वाला जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो तो हमें पता चल गया पिछले वाले पैसेज में भी कि यहाँ पर भी करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है, तो पैराग्राफ में ये तो रहा ही होगा, है ना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म की बात करी गई होगी। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमें उसे और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा रिडक्शन करने के लिए। बट क्या सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात पैसेज में कही गई होगी? ऐसा हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को देखने के लिए थोड़ा सा पैराग्राफ एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को देखो तो मैं ना सबसे पहले तो पूरा पैराग्राफ ढंग से पढ़ना चाहूँगी भी नहीं, बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या सोशल या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई बात करी गई है। एड्रेसिंग द सोशल एंड मॉरल वेस्टेज ऑफ फूड in all form is critical to complete the food efficiency and food sustainability। यहाँ पे एड्रेसिंग करने की बात हो गई है, सोशल और मॉरल सपोर्ट की कहीं पे कोई मेरे को बात नहीं दिख रही है, कहीं भी पैराग्राफ में कोई सोशल वर्ड ही नहीं यूज हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ पे मेजरली जो बाकी चीज़ों के बारे में बात करी गई है, लेकिन हमारी सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं करी गई है। डिके इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर एमिशन एंड अदर काइंड ऑफ इन द एटमॉस्फेयर। तो मुझे नहीं लगता ये जो पैसेज 2 है, मतलब जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन है, ये हमारा सही होगा, क्योंकि सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी नहीं लिखी गई, एक जगह भी ये वर्ड मेंशन नहीं है, तो हम इसको अज्यूम भी क्यों करें, है ना। जब लिखा ही नहीं है तो अज्यूम करने वाली बात कहाँ से आएगी। उन्होंने बस लास्ट में ये बोला है, लास्ट लाइन देख लो ना, एड्रेस करना है हमें लॉस और वेस्टेज ऑफ फूड को इन ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ द फूड। लॉस और वेस्टेज जो है ऑल फॉर्म में, उसको हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि वो चीज़ क्रिटिकल है, क्योंकि हमारी फूड एफिशिएंसी और फूड सस्टेनेबिलिटी हमें बढ़ानी है। यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि सोशल और मॉरल तरीकों से हमें उसे वो करना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से वी आर नॉट गोइंग विद द 2, वी आर गोइंग विद ओनली 1। वैसे देखा जाए तो 2 भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन उसके बारे में पैसेज में कहीं पे भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, तो वी आर गोइंग ओनली विद द 1 ऑप्शन, 1 ओनली। डिड एवरीवन गॉट इट? नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना दोबारा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है दोबारा समझाने में। नाउ दिस इज अगेन पैसेज नंबर 2। मैं यहाँ पॉज नहीं दे रही हूँ, मैं चाहती भी नहीं कि आप पैसेज पढ़ो। लेट्स ट्राई डूइंग द क्वेश्चंस। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, मैंने 2024 के ही पैसेज लिए हैं आज, और वी आर गोइंग टू डू 4 पैसेजेस टुडे। वी विल ट्राई कि कितना हम बिना पैसेज रीड करे हुए पढ़ सकते हैं। या सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। मैंने पैसेज पे पॉज इसलिए नहीं करा है क्योंकि वी वांट कि बिना पैसेज रीड करे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। नाउ लेट्स सी क्या क्वेश्चन कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट or reflect the most logical and rational inference or inferences that can be made from the passage। ठीक है, हमें inference और rational inferences बताने हैं, most logical बताने हैं कि क्या हो सकते हैं। हमें नहीं पता passage किस बारे में, but let's try doing it without reading the passage। तो पहला statement क्या कह रहा है? Central banks cannot bring down inflation without the budgetary backing। एक बात बताओ कि सेंट्रल बैंक्स जो है, मतलब जो हमारा आरबीआई है, वो अगर इन्फ्लेशन को कम करना चाहे तो क्या वो बजट पे बैक करेगा कि नहीं करेगा? तो बजटरी बैकिंग होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स जो हमारा जो बजट है उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ना, अगर इन्फ्लेशन को हमें ब्रिंग डाउन करना है तो। अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो ऑफ कोर्स हमारे बजट पे इफेक्ट पड़ेगा, हमें उसको बैक करके चलना पड़ेगा। हमें चीज़ें जो है, अगर हम सस्ती कर रहे हैं, अगर हम इन्फ्लेशन को कम कर रहे हैं, अगर हम चीज़ों को सस्ता कर रहे हैं, तो हमारे पास बजट होना चाहिए ना उस चीज़ के लिए। हमारे पास बजट उस सस्ती करने के लिए होने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं आएगा फिर मार्केट से, तो हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए ना, गवर्नमेंट के पास, बैंक के पास, हर चीज़ों के पास उतना पैसा होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए बजटरी बैकिंग होना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारी इकोनॉमिक्स की जीके है कि नहीं है? तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, वो हमारी फिस्कल पॉलिसी पे डिपेंडेंट होती है। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी तो इंटर रिलेटेड है कि नहीं है? बताओ।
दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो ऑफ कोर्स मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फिजिकल पॉलिसी पे डिपेंड करेगी। तो ये सेकंड ऑप्शन भी ट्रू हो जाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो गया। बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नॉर्मल अपनी इकोनॉमिक्स ही तो लगानी थी, पैसेज रीड करने की जरूरत ही क्या थी? पड़ी किसी को जरूरत? अगर पढ़ी है तो बेटा इकोनॉमिक्स दोबारा पढ़ लो अपनी नहीं, नहीं पढ़ रही तो अच्छी बात है, तो फिर तुम्हारी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तुम इस क्वेश्चन को बिना पैसेज रीड करे हुए भी कर सकते हो, राइट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अब हमें अजम्पशंस बतानी है। फिजिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर प्राइसेस। जो फिजिकल पॉलिसीज है सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है हायर प्राइसेस के लिए। अगेन सोलली आ गया, ये आ गया आपका डेफिनेट टर्म आ गई 100% वाली, ठीक है, डेफिनेट वाली चीज आ गई 100% जिसको कहते हैं। तो हम इस चीज को इस वर्ड की वजह से फर्स्ट ऑप्शन को नकार देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गई, ठीक है, 2 ऑप्शंस गए। नाउ वी आर हैविंग ओनली 2 ऑप्शंस। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। क्या हायर प्राइसेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इफेक्ट ही नहीं डालते? कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे? क्या ऐसा आप कह सकते हो कि जो अगर प्राइसेस हाई हो रहे हैं, अगर प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। अगर प्राइसेस हाई होते हैं, इन्फ्लेशन होती है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, दोनों चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वी आर गोइंग विद ऑप्शन डी। 2 भी गलत हो जाएगा हमारे हिसाब से। बताओ, पढ़ा जरूरत पड़ी पैसेज रीड करने की? पैसेज 2 तो हमारा बिना रीड करे ही हो गया। टाइम, यू आर सेविंग योर टाइम फॉर योर एप्टी, है ना? यहाँ से टाइम सेव करोगे तभी तो एप्टी में लगाओगे। लेट्स गो टू द पैसेज सी, पैसेज 3। नाउ दिस वी आर गोइंग टू ट्राई डूइंग इट। लेट्स सी, अगर ये फिक्शनल नहीं होगा पैसेज तो फिर हम कर भी पाएंगे ऐसे। लेट्स सी, which of the following statement best reflect the most logical and rational inference that can be made from the passage। वही अगेन देखो, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो इन्फ्रेंस के ऊपर बात कर रहा है, मोस्ट लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा है। तो जब आप पैसेज पढ़ो या फिर जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस पैसेज का इन्फ्रेंस क्या बन रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये पैसेज, वही पूछेगा क्वेश्चन, मोस्टली यही आते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1 इज सेइंग करिकुलम for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approaches। देखो ऑप्शन तो ठीक लग रही है कि करिकुलम जो है अर्बन प्लानिंग का, अर्बन प्लानिंग कोर्सेज का, वो और डाइवर्स होना चाहिए और उसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें ठीक होनी चाहिए। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, जो कि फॉर्मल ट्रेनिंग लैक करता है, उन लोगों को फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती है अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट की। मुझे ये स्टेटमेंट आई डोंट थिंक सही लग रहा है, क्योंकि इंडिया में ऐसा है नहीं कि ब्यूरोक्रेसी अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही ना मिले। ट्रेनिंग होती है, सरकारी लोगों की सबकी ट्रेनिंग होती है। आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो आप जाओगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, लबासना जाते हैं ना सब लोग। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे लैक ऑफ ट्रेनिंग है। इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर विद अ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। देखो लोकल अफेयर तो नहीं है, अर्बन प्लानिंग जो है अर्बन एरियाज की मैनेजमेंट की लोकल अफेयर है क्या? सिर्फ एमसीडी देखता है क्या आपकी अर्बन प्लानिंग को? आई डोंट थिंक सो। आप एमसीडी के अलावा, एमसीडी तो मैंने दिल्ली का बोल दिया है मतलब म्यूनिसिपैलिटी जो होती है, सिटीज में तो वही होती है ना म्यूनिसिपैलिटीज। तो वो म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं क्या सिर्फ वो ही मैनेज करती हैं लोकल अफेयर्स, मतलब अर्बन एरियाज के? और भाई हर कोई ये मैनेज करता है। With high density of population and widespread poverty in our urban area, planned development in them is very difficult। देखो ऐसा तो नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया में ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी तुम्हें सिटी ऐसी मिलेगी नहीं जो कि मिसमैनेज्ड रहे या डेवलप्ड ना हो या प्रॉपरली ना चल रही हो, ऐसा मुश्किल है।
क्योंकि ऐसा होता नहीं है। मेजरली अर्बन प्लानिंग, अर्बन एरियाज में भी अच्छे से प्लानिंग करी जाती है अगर प्री प्लान्ड सिटी है। देखो दिल्ली तो नहीं है प्री प्लान्ड, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है। लेकिन अगर आप न्यू दिल्ली को देखो तो क्या न्यू दिल्ली वाला जो एरिया है, जो बाद में डेवलप हुआ है, जो नया डेवलप हुआ है, क्या वो मिसमैनेज है? नहीं है। बल्कि दिल्ली में भी पॉपुलेशन बहुत है, डेंसिटी, हाई डेंसिटी एरिया है। चंडीगढ़ एक जगह है, सिटी है, जो बहुत अच्छे से मैनेज्ड है और प्रॉपरली बना हुआ है, प्लान डेवलप्ड सिटी है। ऐसे बहुत सारे सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है और प्लान है। गुजरात में इतने सारे सिटीज़ हैं जो प्लान है। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन भी मैं नकार रही हूँ इस चीज़ के लिए। देखो अपनी प्रॉपर जी के लगाओ, ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बनता है। प्री प्लानिंग होगी, पहले से आप प्लान्ड सिटी होगी तो आराम से आप उसको मैनेज कर पाओगे। सी पार्ट मैं इसलिए गलत ठहरा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अर्बन एरियाज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ लोकल अफेयर्स होते हैं। उसमें आपकी बड़े लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, एमएलएज भी देखते हैं और एमपीज भी देखते हैं सिटी की मैनेजमेंट्स को, अर्बन एरियाज़ को। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट योर जो म्यूनिसपैलिटीज़ के लोग होते हैं जो जीत के आते हैं एमसीडी या वो लोकल एरियाज़ के जो इलेक्शंस होते हैं, सिर्फ उन पे नहीं होता, बड़े लोग भी देखते हैं, ऑफ कोर्स देखते हैं। तो और बी पार्ट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ट्रेनिंग तो आप सबको पता है भैया। यहाँ से आप लबासना के सपने देखते होंगे, मेरे को लग रहा है हर किसी ने पोस्टर लगा रखा होगा लबासना का, क्योंकि वहाँ पे होती है भी ट्रेनिंग। फॉर्मल ट्रेनिंग हर किसी को दी जाती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी में फॉर्मल ट्रेनिंग होती ही होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग है यहाँ पे। तो ए पार्ट हमारे हिसाब से सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग के उसमें डाइवर्सिटी आनी चाहिए और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए कि और इम्प्रूवमेंट हो। बस ये हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन बिना पैसेज रीड करे हुए बता दिया है अब आपको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बेस्ड ऑन दी अबव पैसेज अब हमें assumptions बतानी है। देखो सेकंड क्वेश्चन, पहला इन्फ्रेंस का आता है, सेकंड assumption आ जाती है, दोनों चीजें एक जैसे क्वेश्चंस। India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practices। ये कह सकते हैं हम कि हाँ ऐसा होता है कि न्यू जनरेशन जो आ रही है वो अर्बन प्रोफेशनल होने चाहिए जिनको नॉलेज हो रेलेवेंट कि मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस कैसे करी जाती है। ये मेरे को स्टेटमेंट सही लग रहा है। Indian universities at present have no capacity or potential to impart training in the system approaches। अब ये नो आ गया, डेफिनेट सिस्टम 100 वाला, डेफिनेट वाला ऑप्शन आ गया, 100% वाली चीज़ आ गई कि कोई कैपेसिटी है ही नहीं किसी यूनिवर्सिटी में एट प्रेजेंट, तो इसको तो मैं नकार ही दूँ, है ना। तो 2 हट गया और ये बोथ 1 and 2 हट गया। बट मेरे हिसाब से वन असम्पशन इज गुड, क्योंकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो और प्रोफेशनल और रेलेवेंट होनी चाहिए, उनको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, सो दैट वो अच्छे से मॉडर्न प्रैक्टिसेस को, अप्रोच को सही कर सके। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट पैसेज, पैसेज नंबर 4। आपको चाहो तो रीड कर लो, मैं तो बिना रीड करे अभी तक करती आ रही हूँ। आई विल ट्राई डूइंग इट अगेन। देख लो, दोबारा चेक करना है ना मेरे आंसर्स, तो आप वापस जाकर वीडियो को बैक करके, पैसेज को पॉज करके, रीड करके चेक कर लेना कि आंसर्स ठीक है कि नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया आ गया इन्फ्रेंस की जगह पे। कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। देखो सोशल मीडिया जो है वो इंस्टेंट एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा है सबको। आप लोगों को भी ये वीडियो फटाफट पहुंच रही है, मैं यहाँ से अपलोड करूँगी, आप लोगों को पहुंच जाएगी इंस्टेंटली, है ना। तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आता है फॉर टाइम इन्फॉर्मेशन, तो ऑफकोर्स वहाँ पे पहुंचेगा। कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज़। अब ये क्या हो गया, सोशल मीडिया क्या हो गया, मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज़ हो गया। यहाँ पे लोग व्यूज़ के पीछे भागते हैं कि हमें ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए, हमें ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए, है ना। तो ये मार्केट प्लेस बन गया व्यूज़ का। यहाँ पे पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस व्यूज़ की हो गई है। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशंस बट द प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय द कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। अच्छा, ये सोशल मीडिया जो है वो आइडियल भी नहीं है और मॉरल भी नहीं है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनीज ने बनाया है प्रॉफिट बनाने के लिए। भाई जिसकी सोशल मीडिया है वो तो चाहेगा ना कि आप उसी में लगे रहो। इंस्टाग्राम में जो रील्स आती हैं या यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आती हैं,
वो आपको लगा के रखने के लिए तो बैठे रहते हैं कि बंदा स्क्रॉल ही करता रहे, है ना, और हमारा क्या कहते हैं प्रॉफिट बनता रहे, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी कह सकते हैं सही है। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए सोशल मीडिया बनाया है? आई डोंट थिंक सो, ये मेरे को नहीं लगता। सोशल मीडिया को बनाने का कोई ऐसा मोटिव था ही नहीं कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये तो ऑप्शन मेरे हिसाब से सी तो गलत है। इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया इज इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। इनएविटेबल जो है ये थोड़ा सा डेफिनेट टर्म आ गया अगेन, ठीक है। 100% वाली चीज़ आ गई कि आप सोशल मीडिया जो है आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप वेल इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हो और लोगों के सामने। क्या ऐसा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया नहीं होगा तो आप बाहर मतलब नहीं निकल पाओगे? आई डोंट थिंक सो। तो ये भी इनएविटेबल की वजह से मेरे को ये ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं लग रहा है। नाउ वी आर कंफ्यूज बिटवीन द वन एंड द सेकेंड पार्ट। अब जो हमें ये देखना है कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है, कि क्या सोशल मीडिया को वो एज अ व्यूज मार्केट प्लेस बताना चाह रहा है, या फिर वो ये बताना चाह रहा है कि वो प्रॉफिट के लिए बना हुआ है। दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही थी, बट लेट्स ट्राई थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। प्राइवेट एंटिटीज के बारे में बात हो रही है विद हाई कैपिटल कैन पे मोर फॉर मोर स्पेस इन देयर ओपिनियंस, louder voice. If the political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffers. The focus of social media is restricted to the promotion of the content that generates more user engagement, regardless of how inflammatory the content may be. तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या समझ आया कि सोशल मीडिया जो है वो बनाया इसीलिए गया है कि यूज़र एंगेजमेंट बढ़े, चाहे वो कितनी भी इन्फ्लामेटरी कंटेंट दे रहा हो, चाहे वो कितना भी बंदे को, कितना भी ऑडियंस को उकसाने की कोशिश कर रहा हो, मतलब कितना भी कंटेंट कैसा भी हो, वो यूज़र एंगेजमेंट पे फोकस करती हैं कंपनीज अपना कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो दिखा कुछ भी रहे हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आई एम गोइंग विद द ए पार्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्यूज के बारे में बात हो गई है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मार्केट प्लेस है व्यूज की और एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की, ठीक है। यही बात हो रही कि नहीं हो रही है, बताओ, ए है कि बी है? अब आप मेरे को बताओ, चलो। जो लास्ट स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी उससे आपको क्या समझ आया, क्या कहना चाह रहा है वो व्यूज, कि सोशल मीडिया जो है वो एक प्रोडक्ट है कंपनीज को प्रॉफिट बनाने के लिए, सो दैट आप स्क्रॉल करते जाओ चाहे आप देखो कुछ भी, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैसी भी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो दे आर मोर फोकसिंग ऑन द content and the engagement rather than the ideals and the morals. वहाँ पे morals और ideals को नहीं ध्यान में रखा जा रहा, वहाँ पे सिर्फ अपना कंपनीज जो है वो एंगेजमेंट बढ़ा के अपना प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। तो बी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। हमने क्या करा, सिर्फ ये लास्ट लाइन पढ़ी है, मैंने पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ा है, राइट। कितना टाइम लगा इस लास्ट लाइन को पढ़ने में? लेस देन 1 मिनट, ओके, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। गलतियां भी तो नहीं करनी ना, नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस। अब आ गया अजम्पशंस की बारी। अब हमें समझ आ गया कि पैसेज क्या है। इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। इंक्लूसिव तो बहुत ज़्यादा है, गांव में हर बंदा फ़ोन लेके बैठा है और इंटरनेट चला रहा है, किसने कहा इंक्लूसिव नहीं है? इंक्लूसिव तो है, कोई भी फ़ोन चला सकता है, छोटे से छोटा बच्चा, एज भी मैटर नहीं कर रही यहाँ पे, जेंडर भी मैटर नहीं कर रहा यहाँ पे, कंट्री भी मैटर नहीं कर रही, हर बंदा इंटरनेट यूज़ कर सकता है। सो इट इज़ 100% इंक्लूसिव। इनफ की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज गलत, वी आर रॉन्ग, सेइंग इट रॉन्ग। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिसीज इन आवर कंट्री। तो ऑफकोर्स इंटरनेट जो है वो हमारी पॉलिसीज को इफेक्ट करेगा एडवर्सली, और हमारी क्वालिटीज़ को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो लोग इंटरनेट पे जिस तरीके की बातें करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करेगी,
so they can stay in power, right? They don't want to lose their power, so of course they will do whatever the internet and the population are trying to do. तो इतना इंटरनेट के पास पावर है, तो अफेक्ट तो वो कर रहा है हमारी क्वालिटी ऑफ पॉलिसीज को. तो वी आर गोइंग विद द पार्ट बी टू ओनली. ठीक है, चाहो तो आप रीड करके इस आंसर को देख सकते हो. ठीक है, कि क्या आंसर हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा है. ठीक है, अब मेरे को एक बार ये बता देना कि क्या इंटरनेट इंक्लूसिव है कि नहीं है. कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या आपको लगता है इंटरनेट इंक्लूसिव नहीं है, या हम एक बार पढ़ लें. बताइए. अच्छा, तो फॉर मी द पार्ट आंसर इज बी पार्ट, सो आई एम गोइंग विद द बी पार्ट. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. वी हैव डन 4 पैसेजेस. पैसेज 4 था ये जो हमने अभी करा है. आप एक बार इन सबको ट्राई करके देखना और देखना कि आप कितना कर पा रहे हो, और टाइमर लगा के देखना कि आपको एक पैसेज करने में कितना टाइम लगता है. ठीक है, उसको नोट डाउन करना एंड ट्राई टू रिड्यूस दैट टाइम विद टाइम. ऑफ कोर्स अभी आपके पास 5 मंथ्स हैं, या 4 मंथ्स ही मानो, वैसे तो 5 मंथ्स हैं. आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, पैसेजेस की प्रैक्टिस करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि सही होना ज़्यादा मैटर करता है रादर दैन गलत होना, राइट. तो ट्राई करना. मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर विद द रीजनिंग. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी रीजनिंग की लेके. तो रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे हम लोग, रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे. और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या आप चाहते हो कि मैं एक PYQ का पूरा पेपर सॉल्व करूँ क्लास में बैठ के, और हम उसको ट्राई करेंगे कि जितना देर में हो पाए हो जाए. ठीक है, वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन 1 आवर और 2 आवर्स, जितना भी टाइम लगता है. 2 आवर्स तो लगेंगे आई थिंक, क्योंकि मेरे को समझाना भी है ना. तो 2 घंटे की वीडियो तो बनेगी. एक PYQ सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं. सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, और कि कैसे CSAT में आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने मार्क्स को. मेरे को कमेंट करो, बताओ कि आप क्या चाहते हो. वी विल डू दैट. बट अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी डे आफ्टर टुमारो. आज हमारा ट्यूसडे हो गया है, तो अब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी थर्सडे को. थर्सडे को हम वीडियो लेकर आएंगे रीजनिंग की, और उसके बाद फिर मैं सैटरडे को वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए आपकी की. ठीक है, तो टिल देन, bye bye everyone. I'll see you in the next class.